दोस्तों, आज पेश है रहस्य में साधु और चतुर सारस। ये कव चित्र है दोस्तों। सुजानगढ़ के जमींदार करण सिंह का इकलौता पुत्र ज्योति सिंह शकल सूरत से तो बहुत सुंदर था, किंतु अपने माता पिता की भांति कुशाल बुद्धि नहीं था। उसके बारे में सोचकर करण सिंह हमेशा परेशान रहता। उसकी एक इच्छा थी, काश मेरा बेटा अपनी अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया में नाम कमाए। दूसरी ओर ज्योति सिंह गांव के बच्चों के साथ सारा दिन कबड्डी खेलता करता था। एक दिन प्रीतमगढ़ के जमींदार रौनक सिंह ने अपने मित्र करण सिंह से मिलने आए। क्या बात है करण सिंह, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो? रौनक सिंह, जिसका एकलौता पुत्र कपूत निकल जाए उसे चिंता तो रहना ही पड़ेगा, कहकर करण सिंह अपने पुत्र की आवारागर्दी के बारे में उसे विस्तार से बताया। करण सिंह की परेशानी जानकर रौनक सिंह उससे कहा, मित्र करण सिंह, हमारे गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक विद्वान अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देता है। मेरा विश्वास है कि पुरुषोत्तम जी के आश्रम में जाकर तुम्हारा नालायक बेटा पूरी तरह सुधर जाएगा। यदि तुम ऐसी बात है तो मैं ज्योति को पुरुषोत्तम जी के आश्रम में पढ़ने के लिए अवश्य भेजूंगा। और इस घटना के कुछ दिन बाद, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ मेरे पुत्र ज्योति सिंह आपके पास शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है जमींदार साहब, आप अपने पुत्र को हमारे यहाँ छोड़ जा सकते हैं। 5 वर्ष हम इसे अपने पुत्र की तरह शिक्षित देंगे। आश्रम में ज्योति सिंह को छोड़कर जाते समय करण सिंह ने उससे कहा, ज्योति सिंह, मैं तुम्हारे ऐसे विद्वान के पास छोड़कर जा रहा हूँ जिसे हर विषय में निपुण कर देंगे। यहाँ दिल लगाकर पढ़ाई करना, खूब मन लगाकर गुरुजी की सेवा करना। अच्छा पिताजी। ज्योति सिंह वहाँ से छोड़कर करण सिंह सुजानगढ़ वापस चला गया। और जब पुरुषोत्तम जी ने ज्योति सिंह को पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन उसके जान गए कि इसकी पढ़ाई में तनिक भी रुचि नहीं है। ज्योति सिंह पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता। इस प्रकार न पढ़कर तो ये मेरा नाम परबटा लगा देगा। यह सोचकर एक दिन पुरुषोत्तम ने ज्योति सिंह से पूछा, बेटा ज्योति, पढ़ने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं, बताओ तुम्हें किस बात में मन किस कार्य में करता है? गुरुजी, मेरा मन खेलने कूदने, शिकार खेलने, पशुओं की बाती की बोली सीखने में लगता है। ठीक है, आज से तुम पशु पक्षियों की बोली से समझना प्रारंभ करोगे। हम विश्वास है कि पशु पक्षी की भाषा जानकर तुम जीवन में उन्नति का अवसर होगे। चू ची 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 चू, बेटे चिड़िया कह रही है कि आओ दाना चुग ले। ची ची ची, और ची ची करने कर चिड़िया चिड़े की बात का समर्थन कर रहा है। उसी दिन ज्योति गुरुदेव के पशु पक्षी की भाषा समझने की शिक्षा लेने लगा। जी, खाली समय में वह खेल कर बिताता, कभी कभी जंगल में शिकार करने भी जाता। इस प्रकार 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी ने ज्योति सिंह से बोले, ज्योति सिंह, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो। अच्छा गुरुजी। पुरुषोत्तम को प्रणाम करके वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। और जब वह सुजानगढ़ पहुंचा तो अपने पिता के पास आया तो करण सिंह ने पूछा, बेटा बताओ तो सही उत्तम सिंह, तुमने यहाँ क्या सीखा? पिताजी, पुरुषोत्तम जी के मैंने पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान प्राप्त किया है। क्या तुमने अपने जीवन में कीमती 5 वर्ष पशु पक्षियों की भाषा सीखने में खराब कर दिए? जी पिताजी। तो अब तेरे जैसे नालायक बेटे को मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। वो ज्योति सिंह से झुका कर जाने लगा तो पीछे से करण सिंह ने उसे कहा, जाते समय एक बात को ध्यान से सुनते जाओ। जब तक मूर्खता छोड़कर तुम अक्लमंदी नहीं बन जाते, तब तक भूल कर भी मेरे घर की तरफ मुंह न करना। ज्योति सिंह घर से निकल कर सोचने लगा, बिना सोचे समझे घर से निकल तो आया, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वह गांव के बाहर और चल दिए पड़ा।
चलते चलते जंगल में पहुंचा। ओह, झाड़ी के पास घायल सारस पड़ा है, मुझे इसके पास चलना चाहिए। जैसे ही झाड़ी के पास सारस ने जोर से चिल्लाया, क्यों 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 क्यों। ओह, सारस कह रहा है मेरे पंखों में तीर गड़ा है, उसे निकाल कर मेरी जान बचाओ। ज्योतिषी ने आगे बढ़कर सारस को गोद में उठा लिया और उसके पंखों में तीर खींचकर बाहर निकाला। और तत्पश्चात कुछ ही देर में सारस स्वस्थ हो गया। अब उसकी पीठ पर थपथपाते हुए ज्योति ने कहा, चल चल अब जल्दी से अपने वो घर वापस चला जा, कहीं फिर किसी शिकारी नजर पड़ गई तो तेरी जान की खैर नहीं। अगले ही पल, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। यदि जानवरों की पशु पक्षियों की भाषा न सीखता तो आज मुसीबत में फंसे सारस की जान कैसे बचाता। अब ज्योति सिंह वहाँ से आगे बढ़ चला। अभी वह कुछ आगे गया था, जंगल की बस्ती में दूसरी ओर एक झोपड़ी दिखाई दी है। झोपड़ी खाली पड़ी है, इसी में घर से छुपाने के लिए आसरा चाहिए, क्यों ना इसी झोपड़ी में रहने लगूं। और ज्योति ने झोपड़ी में पहुंचकर जल्दी ही उसकी सफाई की। झोपड़ी का दिनचर्या का सारा सामान रखा हुआ था। वह दिन भर थका हुआ था। शाम होते होते झोपड़ी की फर्श पर आराम करने के लेट गया। न जाने कब उसे आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो झोपड़ी का द्वार पर दस्तक हुई। रात के समय कौन हो सकता है? ठक 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 ठक। अभी वह सोची में पड़ा था कि बाहर से किसी महिला की आवाज़ है। कोई है? कौन है? इतनी रात गई, भला मुझे अजनबी के पास कौन आ सकता है? सोचते हुए उठा और दरवाज़ा खोला। मैं दुखियारी हूँ, रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में बसेरा कर लेने दीजिए। आओ आओ, अंदर आओ। धन्यवाद। तुम इतनी रात गई, कहाँ से आ रही हो? जी मैं यहाँ अपनी पत्नी जी यहाँ आपकी पत्नी बनने आई हूँ। यह क्या तुम कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं विवाह करूँगी तो तुमसे करूँगी, अन्यथा कुंवारी रहूँगी। लेकिन तुम कौन हो? मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मेरा नाम जयप्रभा है। जयप्रभा, तुम देख रही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। तुम मुझसे विवाह करके सुख नहीं कष्ट भोगोगी। ठीक है, मैं कष्ट भोग लूँगी, लेकिन पति बनाने के अलावा मेरे अन्य कोई चाह नहीं है। ज्योति उसकी बातों को सुनकर क्षण भर के लिए विचार करना, फिर बोला, क्या तुम सच कह रही हो? जयप्रभा, हाँ मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मैं नहीं, तुम सपन नहीं देख रही हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था तुम जैसी रूपसी मेरे से विवाह होगा। कहीं मैं सपन तो नहीं देख रहा। और दूसरे दिन दोनों एक दूसरे के गले में वरनामा डाल के विवाह कर लिया। उस दिन दोनों जीवन भर के सुख बिताने लगे और जयप्रभा घर का सारा काम करती है। ज्योति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। लकड़ियों को नगर में बेचकर दोनों मजे से जीवन यापन करने लगे। जब उन दोनों के पास थोड़ा धन जमा हो गया तो एक दिन जयप्रभा बोली, स्वामी, मैं चरखा चलाना जानती हूँ। आप चरखे का इंतजाम कर दीजिए और मैं बढ़िया सा कपड़ा बुनकर घर की आर्थिक स्थिति में आपकी सहायता कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चरखा ले आऊँगा। करका ज्योति ने जल्दी ही अपने झोपड़े के पास दूसरी झोपड़ी बनाई और जमा किया धन उसमें एक करगा लिया है। स्वामी, मैं कपड़ा बुनने का काम शुरू कर देती हूँ। पहले एक वचन देना होगा। कैसा वचन जयप्रभा? मैं झोपड़ी बंद करके उस पूरे 7 दिन तक एकांत में करके से कपड़ा बुनूंगी। आप 7 दिन तक दूसरी झोपड़ी में रहेंगे, मेरी झोपड़ी में बिल्कुल नहीं झाँकेंगे। यह तुम ऐसा क्या विचित्र वचन ले रही हो जयप्रभा? फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और ज्योति अपनी झोपड़ी में आ गई और कुछ देर भीग करके के चलने की आवाज़ आने लगी। खटखट 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 खट। लगता है जयप्रभा कपड़ा बुनना शुरू कर दिया है।
और कर गए कि चलने की आवाज़ 6 दिन तक गूंजती रही। 7वें दिन सुबह झोपड़ी का दरवाज़ा खुला और हाथ में बना हुआ उत्तर लिए जयप्रभा झोपड़े से बाहर निकली। जयप्रभा पहले से दुगली लग रही है, लगता है कपड़ा तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ओह, तुम बहुत अच्छा कपड़ा बुन लेती हो जयप्रभा, ऐसा बढ़िया कपड़ा बुना है कि मैंने कभी नहीं देखा। व्यर्थ में पढ़ाई करने रहने दीजिए, आइए आप शहर में जाकर यह कपड़ा बेच आइए। ठीक है, मैं अभी शहर जाता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, कपड़े की पूरी 100 मोहरे से कम न बेचना। ज्योति उसी समय बुना हुआ कपड़ा लेकर शहर पहुंचा। ओ, ऐसा सुंदर कपड़ा, ऐसा बढ़िया कपड़ा पहले कभी बाजार में नहीं देखा। ये भाई, कपड़ा कितने का दोगे? यह कपड़ा पूरी 100 मोहरों का है। यह सुनकर लोग चौंके। अरे, इतनी मोहरे के दाम? कपड़ा तो अच्छा है पर दाम ज़्यादा है। इतना कीमती कपड़ा कौन खरीदेगा भला? तभी नगर के राजा कर्मचारी उधर से गुजरे। ज्योति के पास कपड़े को देखकर चौंका। ओ, इतना सुंदर कपड़ा, ऐसा बढ़िया कपड़ा तो मैंने पहली बार देखा है। राजा को यह कपड़ा जरूर दिखाना चाहिए। और राज कर्मचारी ज्योति से बोला, तुम्हारे कपड़े को हमारे राजा के सिवा कोई नहीं खरीद सकता। वो मेरे साथ राजमहल चलो चलो। राजा ने कपड़ा देखा तो खुशी से चौंका। यह कपड़ा सारस के पंखों का बना हुआ है। संसार भर में खोदने से भी ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। राजा ने ज्योति से कपड़ा ले लिया और 100 मोहरे देते हुए बोला, यह लो 100 मोहरे लो, ऐसा कपड़ा फिर लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। आखिर मैंने कपड़ा जयप्रदा के कहे अनुसार 100 मोहरों में बेच दिया। अब जयप्रदा यह सुनकर खुश होगी। वह अपनी झोपड़ी से बाहर पहुंचा और शाम होते ही वह बाहर से ही चिल्लाया, जयप्रदा कपड़ा बेच आया। और ज्योति की आवाज़ सुनकर जयप्रदा झोपड़े से बाहर आई। जयप्रदा, इन पैसे से हम बहुत अच्छा घर बनाएंगे, जैसे आपकी इच्छा स्वामी। जयप्रदा, राजा ने कहा है कि वैसा ही कपड़ा और चाहिए क्या? तुम बिल्कुल वैसा कपड़ा बुन सकती हो। क्यों नहीं, आपकी खुशी के लिए मेरी खुशी है। लेकिन आपको पहले की तरह याद रखना होगा, कपड़े बुनने के बीच में मेरी झोपड़ी के अंदर नहीं आओगे। मुझे यह बात अच्छी तरह याद है जयप्रदा। अगली सुबह जयप्रदा कपड़ा बुनने के लिए झोपड़ी में चली गई। दूसरे दिन ज्योति अपने झोपड़ी के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, सुना है तुम्हारी पत्नी एक कपड़ा बुना है जिसे तुमने राजा के पास जाकर 100 मोहरों में बेच दिया। हाँ, आपने ठीक सुना है। यह भी सुना है कि तुम्हारी पत्नी फिर कपड़ा बुनना शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन यह सब क्यों पूछ रहे हो? भाई, मैं बस्ती में रहने वाला शंभू दूल्हा हूँ। मैं एक ऐसा कपड़ा बुनना जानता हूँ जिसे बेचने पर मुझे भी 100 मोहरें मिली। क्या तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारी पत्नी किस प्रकार कपड़ा बुनती है? नहीं भाई, तुम कभी वह कपड़ा नहीं देख सकते। थोड़े दिनों के बाद कपड़ा पूरा बुन जाएगा, तुम देख लेना। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रामू जो हल्ला है वापिस चला गया। रामू के जाने के बाद सहसा ज्योति ने एक ख्याल आया। यह बात अभी मेरे ख्याल में नहीं आई कि जयप्रदा सूत कपास के बिना इतना बढ़िया कपड़ा कैसे बुन लेती है। जरा झोपड़े में जाकर देखूं जयप्रदा किस प्रकार कपड़ा बुनती है। यह सोचकर जयप्रदा के झोपड़े की ओर चल दिया। जैसे ही वह झोपड़े की छोटी सी दरार है झाका तो बुरी तरह चौंका। ओ, अंदर जयप्रदा तो नहीं है। एक सारस अपनी पंखों को खून के करघे में कपड़ा बुन रहा है। यह दृश्य देखकर ज्योति के मुंह फाक निकला और मुंह से आवाज तक न निकली। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर तक जब होश न आया तो जयप्रदा उसके सिराने में बैठी हुई उसे दुर्लभ दिखाई दे रही थी। जयप्रदा तुरंत ही उसका मतलब समझ गई। अतः बोली, मैं वही सारस हूँ जिसने आपने जान बचाई थी। आपने छिपकर मुझे देख लिया, वचन तोड़ा है। अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। जयप्रदा, या तुम क्या चक्कर है? तुम सारस कैसे बन जाती हो? यह एक दुख भरी कहानी है। मैं जयनगर की
की राजकुमारी जयप्रभा हूँ। एक बार मैंने राममंद राजमद में चूर होकर ऋषि का अपमान कर डाला था। ऋषि ने मुझे सारस बन जाने का श्राप दे दिया। तब मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि एक बार मैं युक्ति तुम्हारी जान बचाएगा, वही तुम्हारा पति होगा। तब तुम उसके साथ सुख का जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन भूल से कभी उसे सारस के रूप में देख लिया तो तुम्हें उसी दिन अपने पति का त्याग करना होगा। इतना कहकर जयप्रभा चुप हो गई और ठंडी सांस लेती ऊपर बोली, स्वामी, मैं चाहती थी कि तुम आजीवन आपकी सेवा करूं, लेकिन आपने चोरी से मुझे कपड़े बुनते देख लिया, नृत्य कर दिया। अब मैं आपके पास से जा रही हूँ, लेकिन जयप्रभा तुम जाओगी कहाँ? स्वामी, अब मैं मानव रूप में कभी परिवर्तन नहीं हो सकूंगी। पुनः सारस बनकर जीवन पर्याप्त आकाश में चक्कर काटती रहूंगी। अब यही मेरा भाग्य है। ओह! ज्योति उदास हो गया। तब जयप्रभा ने ज्योति से कहा, स्वामी, मेरे जाने के बाद उस झोपड़ी में जाना जिसमें कपड़ा बुन रही थी, उस झोपड़ी में मैंने आपके लिए कुछ भेंट छोड़ जा रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। और इतना कहकर जयप्रभा 2 कदम पीछे हटी और एकदम सारस में परिवर्तन हो गई। और फिर सारस गर्दन सीधी कर पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। आकाश में उड़ता हुआ सारस क्षण भर के लिए रुका और आकाश में ज्योति के ऊपर 3 चक्कर लगाए। फिर दुख भरी आवाज में कां कां करता हुआ आकाश में उड़ गया। कां कां कां। मैंने क्या किया? अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। न मैं चोरी से जयप्रभा को देखता और न जयप्रभा इस प्रकार मुझे छोड़कर जाती। जब सारस आकाश में उड़ता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया तो वो बेजल कदमों से उस झोपड़ी में गया जिसमें कर्सगार रखा था। वो यह क्या? झोपड़ी में बढ़िया नस्ल का घोड़ा, राजसी वस्त्र रखे हैं और जगमाता हीरा रखा हुआ है। जयप्रभा मेरे लिए उपहार छूट गई है। ज्योति ने वस्त्रों पर रखा हीरा उठाया और अपने पास रख लिया और अधबुना राजसी वस्त्र और घोड़ा साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकला। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यहाँ रहकर हर समय जयप्रभा की याद सताएगी। और वह ज्योति उसी समय घोड़े पर बैठकर चल दिया। एक बार फिर बेसहारा हो गया हूँ। चलते चलते वह ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर मुझे ऋषि के दर्शन करने चाहिए। ऋषि के दर्शन करके मेरे उंगीन मन को शांति मिलेगी। यह सोच ज्योति घोड़ा से उतरकर आश्रम के स्वामी संपूर्णानंद के पास पहुंचा। चरणजीव रहो, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर बहुत दुखी भरी कहानी है मेरी। पिता से रोस्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया और पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। ज्योति मन ही मन दुखी मन से संपूर्णानंद ऋषि की अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी कहानी जानने के पश्चात ऋषि ने उससे कहा, ज्योति, तुम एक पुरुष हो, कठिनाई से जूझना ही पुरुषार्थ है। अतः दुखी न होकर कठिनाई का सामना करो। ऋषि, और आप ही बताइए मैं क्या करूं? ज्योति, बहुत भोले हो तुम। दुनिया अगर चैन से रहना चाहते हो तो व्यवहारिक बनना सीखो, थोड़ा चालाकी से काम लेना सीखो। मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। अच्छा, अब मैं तुम्हें यह बताओ, तुमसे तुम्हारा श्रेष्ठ क्या है? ऋषि, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और शान से अपने पिता के पास वापस लौटूं। यह सुनकर संपूर्णानंद ऋषि सोच में पड़ गए और कुछ बोले। ज्योति, जरा अपना सीधा हाथ दिखाना। और उसके हाथों की रेखाएं देखकर ऋषि चौंके। ओह ज्योति, तुम्हारे भाग्य में तो राजसी सुख लिखा है। सिद्धि तुम विवाह चंदनगढ़ की राजकुमारी चंदनलता से होगा। यह आप क्या कह रहे ऋषिवर? मुझ कंगाल से भला
चंदनपुर की राजकुमारी विवाह कैसे कर सकता हूँ? अतः कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा न कहो ज्योति, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा विवाह चंदन लता से के साथ अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें झूठ व थोड़ा अकल से काम लेना होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ज्योति सुनो बेटा, मेरे आश्रम से बाहर एक सप्ताह नीलमणि हर सप्ताह एक नीलमणि नाम का व्यापारी व्यापार करने के लिए चंदन नगर के राजा के पास जाता है। तुम आश्रम के बाहर उसी से मिलोगे, जैसा मैं कहूँ तुम वैसे कहोगे। बताइए ऋषि, मुझे क्या कहना होगा? तब ऋषि ने संपूर्ण योजना बताई उसने कहा, ज्योतिष, मैं ऋषि होते हुए भी तुमसे झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ। यह एक धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ और राजकुमारी के विवाह का योग देख रहा हूँ, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए यदि थोड़ा झूठ का भी इशारा लिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। जी गुरु जी। और दूसरे ही दिन व्यापारी नीलमणि आश्रम के पास से गुजरा। राजसी वस्त्र पहने हुए ज्योति घोड़े पर सवार मिला। कौन हो तुम? और राजसी वस्त्र पहने होने के कारण व्यापारी नीलमणि ने उसे किसी देश का राजा समझा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं परदेसी व्यापारी नीलमणि हूँ। व्यापार के सिलसिले से हर सप्ताह चंदन नगर के राजा चंदन सिंह के पास जाया करता हूँ। तुम चंदन नगर गढ़ के राजा के महाराज के पास जा रहे हो तो उन्हें यह हीरा हमारी ओर से उपहार देना। लेकिन महाराज, आप कौन हैं और अपना परिचय दे। चंदन सिंह को क्या कह कर दूं? तुम सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह, यही हमारा परिचय देना। तत्पश्चात नीलमणि जब से ठीक एक सप्ताह पश्चात तुम्हारी यहाँ भेंट होगी। और नीलमणि ज्योति सिंह को विदा लेकर चंदनगढ़ की ओर चल दिया। और ज्योति सिंह संपूर्णानंद ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि, और आपके कहे अनुसार मैंने नीलमणि को कह दिया। ठीक है, अब एक सप्ताह बाद वह नीलमणि से होकर गुजरेगा, तुम उससे फिर मिलना। और दूसरी ओर महाराज, सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह ने आपको उपहार में हीरा भेजा है। ओह, यह हीरा तो बहुत चमक रहा है। राजा चंदन सिंह ने तुरंत ही राज दरबार में जोहरी को बुलाया। वह हीरा दिखाया। हीरे की परख करने वाले जोहरी ने राजा से कहा, राजा महाराज, यह हीरा बिल्कुल बेशकीमती है। यह पृथ्वीलोक का तो मालूम नहीं होता। अच्छा। तब राजा चंदन सिंह ने नीलमणि से कहा, नीलमणि, क्या तुम सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह से फिर मिलोगे? जी महाराज। सुनकर राजा चंदन सिंह अपने गले में पड़ी सच्चे मोतियों की माला उतारी और नीलमणि को बढ़ाते हुए बोला, नीलमणि, तुम ज्योति सिंह से मिलो तो यह माला उन्हें हमारी भेंट दे देना। जो आज्ञा महाराज। पूरे एक सप्ताह बाद चंदनगढ़ में अपना सामान बेचने के पश्चात व्यापारी नीलमणि चंदनगढ़ की ओर चल दिया। और संपूर्णानंद के ऋषि के आश्रम के पास ज्योति सिंह ने पुनः मुलाकात की। राजकुमार चंदन सिंह ने आपको एक माला उपहार में दी है। ज्योति सिंह ने वह माला उसे ले ली और पूछा, नीलमणि, अब तुम कहाँ जाओगे? राजकुमार जी, मैं सोंदपुर का व्यापार करने जाऊंगा। एक सप्ताह बाद पुनः चंदनगढ़ आऊँगा। ठीक है, एक सप्ताह बाद चंदनगढ़ जाने से पहले तुम इसी स्थान पर मिलना। जो आज्ञा राजकुमार, कहकर नीलमणि वहाँ से चल दिया। और ठीक एक सप्ताह बाद नीलमणि चंदनगढ़ जाने वाले उस स्थान से गुजरा। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम नीलमणि। कहिए राजकुमार जी, मुझे क्या आदेश है? नीलमणि, तुम हमारा यह घोड़ा ले जाओ और हमारी ओर से राजा चंदन सिंह को उपहार में दे देना। कहकर ज्योति सिंह ने घोड़े की लगाम नीलमणि को थमा दी। तब नीलमणि ज्योति सिंह का घोड़ा लेकर चंदनगढ़ की ओर चल दिया। और चंदनगढ़ पहुंचकर उसने घोड़ा चंदन सिंह को सौंप दिया। वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। चंदन सिंह ने उस समय शाही घुड़सवार में एक राइस को घोड़े का निरीक्षण के लिए बुलाया। घोड़े का निरीक्षण करने के पश्चात हैरान राइस ने
राजा चंदन सिंह से कहा, महाराज, ऐसा अद्भुत नस्ल का घोड़ा पृथ्वी पर दूर दूर तक नहीं मिलेगा। यह सोचकर राजा चंदन सिंह सोच में पड़ गया। सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह के पास उपहार देने के लिए ऐसे अद्भुत वस्तुएं कहाँ से आती हैं? हमें विचित्र राजकुमार से मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने नीलमणि से कहा, नीलमणि, हमने सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें उसकी मुलाकात करवा सकते हो? क्यों नहीं महाराज। और उसी समय चंदन सिंह रथ में बैठा कर नीलमणि के साथ ज्योति सिंह के मिलने चल दिया। जरा हम भी तो देखें कि हमें बार बार अद्भुत उपहार देने वाला राजकुमार कैसा है। दूसरी ओर रिसीवर सामने से धूल उड़ती हुई आ रही है। ज्योति सिंह, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह रथ में बैठकर तुमसे मिलने आ रही है। अब क्या होगा महाराज? अब तो चंदन सिंह के सामने मेरी सारी पोल खुल जाएगी। कहते हुए ज्योति सिंह के माथे पर पसीना छलकाया। घबराओ नहीं ज्योति सिंह, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन रिसीवर, आप कर ही क्या सकते हैं? आपने ही तो मुझसे यह उलझन में फंसाया है। अब मैं तुम्हें ही उलझन से निकालूंगा ज्योति सिंह। बस तुम्हें एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। और परेशान ज्योति सिंह तत्पश्चात ये अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद उसकी आंखें खोली तो वो चक्कर रह गया। ओ ये क्या एक पल में ही यह इतना सुंदर महल कैसे बन गया? तभी उसकी दृष्टि पास खड़े ऋषि संपूर्णानंद पर पड़ी। ऋषि ने पूछा, ऋषिवर, यह क्या माया है? यह महल किसका है? ज्योति सिंह, यह महल तुम्हारा है और तुम यहाँ के राजकुमार हो। यह सुनकर ज्योति सिंह हैरानी से देखते हुए कहा, ऋषिवर, सच सच बताइए, आप कौन है? और कोई जादूगर तो नहीं ज्योति, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस तुम्हारा भाग्य हूँ। आज तक मैं सोया हुआ था, जब मैं जागा गया हूँ, इसी फलस्वरूप बार बार तुम्हारी सहायता कर रहा था। क्या आप सच कह रहे हैं? सुनकर संपूर्णानंद आश्चर्य रह गया और अगले ही पल, लो देख लो ज्योति सिंह, मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ। और ज्योति सिंह हक्का बक्का अपने भाग्य को देखता रहने लगा। उसकी यह हालत देख भाग्य ने समझाया, ज्योति सिंह होश में आओ। राजा चंदन सिंह कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अपनी हालत पर काबू करो और स्वस्थ व प्रसन्न मन से चंदन सिंह का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर भाग्य दृश्य हो गया। और कुछ देर बाद चंदन सिंह का रथ राजमहल के बाहर आकर रुका। नीलमणि आश्रम के स्थान पर महल देखकर हैरान था। कल तक तो इस स्थान पर आश्रम ही था, एक दिन में महल कैसे बन गया? ज्योति सिंह ने आगे बढ़कर नीलमणि और राजा चंदन सिंह का स्वागत किया। राजकुमार ज्योति सिंह, आपका स्वागत करता है, ये महल में चलिए। ज्योति सिंह साथ आदर सहित दोनों को महल में ले आया और राजा चंदन सिंह ने महल का व्यवस्था देखकर स्तंभित सा रह गए। अंदर ऐसे सुंदर महल में हमारा भी नहीं है। ज्योति सिंह बड़े प्रेम से उन्हें दोनों को उचित आदर संस्कार दिया। तत्पश्चात राजकुमार ज्योति सिंह, तुम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए महाराज। मैं अपनी पुत्री चंदनलता का विवाह तुम सारे साथ करना चाहता हूँ। मैं आपके आदेश को नहीं टालूंगा महाराज। और तब शुभ बेला में शुभ धूमधाम से राजकुमारी चंदनलता व ज्योति सिंह का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन ज्योति सिंह भाग्य चंदन सिंह के सामने आया। राजन, मैं ज्योति सिंह का भाग्य हूँ, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए। राजन, ज्योति सिंह किसी देश का राजकुमार नहीं बल्कि सुजानगढ़ के जमींदार करण सिंह का पुत्र है। क्या मतलब? तब भाग्य ने विस्तारपूर्वक चंदन सिंह को ज्योति सिंह के बारे में सारी बातें बताते हुए कहा, राजन, ज्योति सिंह की हस्तरेखा में आपकी पुत्री के पति होना लिखा था, अतः आपकी पुत्री के साथ ज्योति सिंह का विवाह कराने के लिए मैंने यह चक्कर चलाया था। ओह, तो यह बात है। कुछ सोचकर चंदन सिंह ज्योति सिंह के भाग्य से कहा, जो हुआ सो हुआ।
कुमारी चंदन सिंह हमारे इकलौती पुत्री है, इसलिए हमारे बाद उसका पति ज्योति सिंह का राजा चंदनगढ़ का राजा बनेगा। मुझे आपकी बात सुनकर खुशी हुई महाराज, कहकर भाग्य अंतर्ध्यान हो गया। और जब राजकुमारी चंद्रलता के साथ लेकर ज्योति सिंह एक दिन सुजानगढ़ में पिता जमींदार करण सिंह के पास पहुंचा। पुत्र सारी बात जानने के पश्चात वे खुश होकर ज्योति से बोले, अब मैं फकर से लोगों से कहूँगा कि तुम मेरे होनार बेटे का पिता हूँ। ज्योति सिंह अपने पिता के साथ चंदनगढ़ गया और संपूर्ण सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। समाप्त दोस्तों।